ताकि फिर आप फ्लो में आ जाएंगे, है ना। हमने स्टार्ट किया था 40 मार्क्स का जीएसटी, जिसमें से 5 नंबर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बोला कि भाई टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, किसी लॉ के तहत की गई पैसे की वसूली को टैक्स कहते हैं। आर्टिकल 265 ये कहता है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स ना तो हम पे लेवी कर पाएगी, ना ही हमसे कलेक्ट कर पाएगी, जब तक कि ऐसी अथॉरिटी लॉ के द्वारा न दे दी जाए, ठीक है। आर्टिकल 246 ने यह कहा कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी कानून को बनाने की और उसके तहत टैक्स लगाने की पावर किस हिसाब से मिलेगी, जैसा कि स्केड्यूल 7 में लिखा हुआ है। अब स्केड्यूल 7 क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिस्टम है जो कि पावर देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जो स्केड्यूल 7 है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एंड दैट इज स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को लिस्ट 1 कहा जाता है, जहां पर एक्सक्लूसिव पावर किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लिस्ट 2 को स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जहां पर एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कॉन्करेंट लिस्ट में कानून सेंट्रल और स्टेट मिलकर बनाते हैं, बट उसमें टैक्सेशन लॉज नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि इंडिया में मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम लाया गया और 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी लॉन्च हुआ। तो अब जब इंडिया में जब जीएसटी को लॉन्च करना था तो पावर किसको देनी थी? दोनों को देनी थी, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को कानून बनाने की और टैक्स लगाने की पावर देनी थी। लेकिन ड्यूअल गवर्नमेंट को, सेंट्रल एंड स्टेट को कानून बनाने की पावर और टैक्स लगाने की पावर यूनियन लिस्ट में मिल नहीं सकती थी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। स्टेट लिस्ट में नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में आ नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में तो टैक्सेशन लॉज नहीं आते। तो इसके लिए क्या किया गया? आर्टिकल 246 ए को इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 246 ए को इंसर्ट किया गया बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको 8 सितंबर को कंसेंट मिली और 16 सितंबर को ये एग्जिस्टेंस में आया, जिसने आर्टिकल 246 ए को जोड़ा। और आर्टिकल 246 ए ने क्या किया? संविधान में 3 बड़े बदलाव किए। पहला बदलाव क्या था? एडिशन ऑफ पावर्स को ऐड किया। किसको पावर दी? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्करेंट पावर दी, ताकि वो मिलकर कानून बना सके, जीएसटी से रिलेटेड और टैक्स लगा सके। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में एक्सक्लूसिव पावर किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, लेकिन आधा आईजीएसटी किसको रिम्बर्स कर दिया जाएगा? स्टेट को। और कौन से स्टेट को? डेस्टिनेशन स्टेट को, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी अभी नहीं और कभी नहीं, क्लैरिफिकेशन दिया गया कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे हाल फिलहाल जीएसटी नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब काउंसिल रिकमेंड करे और गवर्नमेंट नोटिफाई करे। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को हमेशा के लिए जीएसटी के दायरे से हटा दिया गया, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है जीएसटी की, वो भी क्या बोलती है? जीएसटी मतलब एक ऐसा टैक्स जो हर गुड्स या सर्विसेज पे लगेगा। किसको छोड़ दीजिए? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को छोड़ दीजिए, ठीक है। इतनी बात हमने अभी तक की थी, यहां तक हमने पढ़ा था। सो ठीक है, फ्लो बन गया, रिकैप हो गया सबका। चलिए अब हम बात, आज से हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी काउंसिल, ठीक है। चलिए जीएसटी काउंसिल के बारे में हम बात करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन है, वॉइस ऑडिबल है ना सबको? चैट बॉक्स में टाइप करें, वॉइस ऑडिबल है सबको? मीत, लोकेश्वर, अनीशा, अक्षी, कट रही है वॉइस। अनीशा, ओके।
लैग हो रही है। एक सेकेंड रुकिए। अभी अभी ठीक होगी, अभी बताइए। अब लोकेश्वर, अनीशा आप बताइए अभी। आई थिंक अब नाउ वॉइस मस्ट बी क्लियर। ओके है ना? हाँ ठीक है। हम्म, है ना? बीच में अगर लैग हो तो स्पेसिफिकली मुझे बता दीजिएगा। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं अब इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये जीएसटी काउंसिल कौन है? ये जीएसटी लॉ के फूफा जी हैं। ठीक है, फूफा जी हैं। क्यों है फूफा जी? क्योंकि इनका स्वभाव भी फूफा जी के जैसा है, बात बात पे मुंह फुला लेते हैं अगर इनकी बात न सुनी जाए। ओके, इसीलिए जीएसटी काउंसिल की बात सुननी पड़ती है। और जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल केवल एडवाइजरी बॉडी है। जैसे फूफा जी को एक भ्रम होता है कि मेरी बात मानी जाएगी, उनकी बात मानी नहीं जाती है, उनकी बात केवल सुनी जाती है ताकि वो रायता ना फैलाएं। ठीक है, इसीलिए बस इसी तरीके से जीएसटी काउंसिल की बात भी सरकार माने या ना माने, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। जीएसटी काउंसिल केवल एडवाइजरी बॉडी है, केवल रिकमेंडरी बॉडी है। मींस अगर सवाल ये पूछा जाए क्या जीएसटी काउंसिल डिसीजन मेकिंग करती है? नहीं, जीएसटी काउंसिल डिसीजन मेकिंग नहीं करता। जीएसटी काउंसिल केवल रिकमेंड करता है, केवल एडवाइज करता है। ओके, अब जीएसटी काउंसिल को बनाने की पावर कहां से मिली? आर्टिकल 279 ए से। ये आर्टिकल नंबर याद रखेंगे, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। जो आपका 30 नंबर का एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है, उसमें जो 2 नंबर का एक सवाल आता है एमसीक्यू का, उसमें पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 279 ए जो है वो एम्पावर करता है, किस बात के लिए एम्पावर करता है? कि जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सके, बनाया जा सके। और कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट बना सकता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके तहत प्रेसिडेंट को पावर दी गई और प्रेसिडेंट ने क्या किया? इस एक्ट के आने से 60 डेज के अंदर अंदर एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की, और वो क्या कहलाती है? जीएसटी काउंसिल कहलाती है। ठीक है, ये जीएसटी काउंसिल जो है वो सेंट्रल और स्टेट का जॉइंट फोरम है। जॉइंट फोरम है मतलब जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन जो है वो सेंट्रल को भी देता है, स्टेट को भी देता है, और स्टेट और सेंट्रल के बीच की कोई बात होती है वो जीएसटी काउंसिल से सलाह की जाती है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, भाई शादी है लड़के की, तो चाहे लड़की वाले ने कुछ रायता फैलाया या लड़के वाले ने, बीच में कुर्सी डाल के कौन बैठता है? फूफा जी। ये दोनों पक्ष के लिए बराबर बात करते हैं। इसी तरीके से जो जीएसटी काउंसिल है वो सेंट्रल और स्टेट का क्या है? एक जॉइंट फोरम है। ओके, इस जॉइंट फोरम को हेड कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मतलब जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जो है वो जीएसटी काउंसिल को हेड करती हैं। तो चेयरपर्सन कौन हो गई? निर्मला सीतारमन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जीएसटी काउंसिल को हेड करती है। इसके अलावा अब जीएसटी काउंसिल के बाकी के मेंबर्स कौन होंगे? बाकी के मेंबर्स होंगे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। मेंबर कौन होंगे? जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ये एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, ठीक, और अगर मैं जीएसटी काउंसिल को हेड कर रही हूं, तो आप लोग कौन है? जीएसटी काउंसिल के बाकी के मेंबर्स है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक मिनिस्टर बैठा होता है सेंट्रल में, कैबिनेट में, वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे। तो ये सारे लोग मिलके
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे और एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को। यहां तक इस फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में कोई डाउट है तो बोलिए, कुछ कंफ्यूजन? जितने भी मेंबर्स होंगे वो अपने में से एक वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे। क्या बोला मैंने? जितने भी मेंबर्स होंगे वो अपने में से एक वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे। चेयरपर्सन तो कौन हो गया? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हैं ना, ऐसे चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन। अब वाइस चेयरपर्सन कौन बनेगा? जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने में से किसी एक को वाइस चेयरपर्सन बना लेंगे। जैसे मान लो आप सब बोले कि हमारा नेता कैसा हो, केशव के जैसा हो, तो केशव को क्या बना देंगे? वाइस चेयरपर्सन बना देंगे, ठीक है? चलिए, यहां तक कोई समस्या? ओके, नाउ अब इस जीएसटी काउंसिल वाले टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जीएसटी काउंसिल जो है वो किन किन मुद्दों पे रिकमेंडेशन करता है। अब इस सवाल को कैसे पूछा जा सकता है, कौन कौन से मैटर्स पे काउंसिल रिकमेंडेशन करता है, या जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे मैटर्स हाँ जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडरी बॉडी के रिकमेंडेशन वाले मुद्दे हैं, एडवाइस वाले मुद्दे हैं। अब आप देखेंगे ये ए से लेके जी तक इसमें हर वो मैटर आ जाता है जिसपे जीएसटी काउंसिल को टांग अड़ाने की पावर होती है, यानी हर मुद्दे पे वो एडवाइस करेगा। सबसे पहली बात, टैक्सेस, सेस, सरचार्ज। कौन से टैक्स, कौन से सेस, कौन से सरचार्ज जीएसटी में सब्ज्यूम होंगे? सब्ज्यूम होने का मतलब मिक्स होंगे या मर्ज होंगे। कौन से टैक्सेस, कौन से सेस, कौन से सरचार्ज जो हैं वो जीएसटी में मिक्स होंगे या जीएसटी में सब्ज्यूम होंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है? टैक्स का मतलब आप सब समझते हैं, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है सेस। सेस का मतलब क्या होता है? टैक्स और सेस ये आम है, ये खास है। फर्क क्या है? जब भी टैक्स से सरकार रेवेन्यू क्रिएट करती है तो उसको वो कहीं भी काम ले सकती है, सड़क बनाने में, ब्रिज बनाने में, टनल बनाने में। लेकिन ये जो सेस होता है ये जिस पर्पस के लिए लेवी होता है बस उसी पर्पस में काम आता है, उसके अलावा और कहीं नहीं। जैसे अगर स्वच्छ भारत सेस नाम से लेवी किया गया तो जो पैसा आएगा वो क्लीन इंडिया कैंपेन में ही काम आएगा। कृषि कल्याण सेस है तो केवल किसानों के वेलफेयर के लिए काम आएगा। एजुकेशन सेस है तो केवल वो पैसा एजुकेशन पे खर्च होगा। तो कौन कौन से टैक्स, कौन कौन से सेस, कौन कौन से सरचार्ज जीएसटी में सब्ज्यूम होंगे, ये कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल, ठीक है? दूसरा फंक्शन, कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज, जी स्टैंड्स फॉर गुड्स और एस स्टैंड्स फॉर सर्विसेज, कौन कौन से गुड्स, कौन कौन सी सर्विसेज आर सब्जेक्टेड टू और एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सब्जेक्टेड टू मतलब किस पे जीएसटी लगना है और किस पे जीएसटी से छूट मिलनी है। कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो देज आर सब्जेक्टेड टू और एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जिन चीजों के ऊपर सरकार एंड कंज्यूमर को जीएसटी के बर्डन से फ्री करना चाहती है वहां पे सरकार क्या करेगी? जीएसटी से छूट दे देगी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ने की किताबें, उन पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है? या फिर फूल, फूल समझते हैं, गोभी का फूल, गुलाब का फूल, ठीक है? गोभी का फूल तो छोड़ दीजिए, बोले गोभी के फूल का करना, गुलाब का फूल, फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है? फ्लावर्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है? इसी तरीके से अनब्रांडेड दूध, दही, छाछ, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट चाहती है कि एंड कंज्यूमर के लिए गुड्स और सर्विसेज सस्ती हों, तो गवर्नमेंट सस्ता बनाने के लिए क्या कर सकती है? जीएसटी के बर्डन से छूट दे सकती है, माफी दे सकती है। एंड बेस्ट एग्जांपल इज गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की सर्विसेज। आप किसी भी क्लिनिक में जाकर दिखाइए, कंसल्टेंसी लीजिए, ठीक है? डॉक्टर आपसे केवल फीस चार्ज करेगा पर फीस के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। और उसके पीछे कारण क्या है?
डॉक्टर की सर्विसेज को जीएसटी से क्या किया गया, एग्जम्प्ट किया गया। तो ऐसी हमारे आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज हैं जिनको जीएसटी से क्या किया गया, एग्जम्प्ट। अगर मैं बोलूं गुड्स और सर्विसेज आर सब्जेक्टेड टू जीएसटी, इसका मतलब उस पे जीएसटी लगता है। अगर मैं बोलूं एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी तो जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, कुछ पूछना है? नहीं, कुछ नहीं पूछना। ओके, चलिए थर्ड रिकमेंडेशन, मॉडल जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, प्लेस ऑफ सप्लाई, अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी। मॉडल जीएसटी लॉ मतलब जीएसटी लॉ का खाका क्या होगा, कौन से रूल बनेंगे, कौन से प्रोविजन होंगे, कौन सी चीजों को जोड़ा जाएगा, ये सब काउंसिल रिकमेंड करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, हमने बोला सप्लाई होगी तो जीएसटी लेवी होगा और सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, जीएसटी को लेवी करने का प्रिंसिपल हो गया। ये भी कौन रिकमेंड करेगा, काउंसिल रिकमेंड करेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, क्या पढ़ा था हमने, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पर सप्लाई कंप्लीट मान ली जाएगी। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी ये भी कौन रिकमेंड करेगा, जीएसटी काउंसिल। अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी, अपॉर्शनमेंट मतलब बांटना। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा कि आईजीएसटी, आधा आईजीएसटी किसको अपॉर्शन कर दिया जाएगा, स्टेट को, डेस्टिनेशन स्टेट को या कंक्लूडिंग स्टेट को या कंजप्शन स्टेट को। तो अपॉर्शनमेंट कैसे होगा ये भी कौन रिकमेंड करेगा, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, ये फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल या किन मुद्दों पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देता है, ये 6 से 7 नंबर का सीधा सवाल आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं दिस इज द स्कोरिंग क्वेश्चन। सीधा सवाल है, सीधा जवाब आपको लिखा है, याद करना है और लिख के आना है। ओके, ठीक। इन तीनों पॉइंट में, ए बी सी पॉइंट में कोई डाउट है तो बोलिए, कुछ कंफ्यूजन? चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिकमेंडेशन। मॉडल जीएसटी लॉ का मतलब जैसे मान लो, जैसे ना स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक विंड मिल है, विंड मिल समझते ना, जिससे वो पवन चक्की जिससे हवा बिजली बनती है। आपको बोलेंगे कि विंड मिल बनाओ, ठीक है, तो क्या बोलोगे, विंड मिल बनाएंगे, विंड मिल का मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाएंगे मतलब एक खाका हमने तैयार करके दे दिया, तो ये दिस इज अ स्ट्रक्चर। ओके, तो जीएसटी लॉ का स्ट्रक्चर क्या होगा, सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन कौन से होने चाहिए, कौन से सेक्शन में क्या लिखा जाना चाहिए, कितने चैप्टर होने चाहिए, कैसे डिफिनेशन होनी चाहिए, ये सब काउंसिल रिकमेंड करता है। उसी को देख लिया जाता है। फिर अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये मॉडल जीएसटी लॉ ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस मॉडल के बेस के ऊपर प्रोविजंस को नोटिफाई कर देती है। ठीक है, नाउ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, यहां पे क्या वर्ड लिखा है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, क्या होता है थ्रेशोल्ड, देखो ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, इट इज अ लिमिट ऑफ द टर्नओवर। ये क्या है, लिमिट ऑफ द टर्नओवर, ये टर्नओवर की एक लिमिट है। ठीक है, टर्नओवर की लिमिट का मतलब क्या, टर्नओवर क्या होता है, क्या समझते हैं टर्नओवर शब्द से आप, सेल है ना, टोटल सेल। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये किस पर्पस के लिए बनाएगी,
फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझें, एक ये टर्नओवर की लिमिट है। अगर किसी भी पर्सन की ये टर्नओवर की लिमिट क्रॉस हो गई, टर्नओवर की लिमिट क्रॉस होने का मतलब अगर टर्नओवर इस लिमिट को एक्सीड कर गया तो आप क्या कहलाएंगे? मोटू सेठ। ठीक है, और अगर आपका टर्नओवर जो है वो अप टू द लिमिट है, टर्नओवर क्या है? लिमिट तक है। लिमिट तक मतलब या तो इस लिमिट से नीचे है या इस लिमिट तक है, तो आप क्या कहलाएंगे? छोटू सेठ। ठीक है, अगर टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस कर गया तो आप मोटू सेठ कहलाएंगे। अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट तक है तो आप छोटू सेठ कहलाएंगे। अगर आप मोटू सेठ हैं तो आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। अगर आप छोटू सेठ हैं तो नो नीड ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पर आप छोटू सेठ होंगे या मोटू सेठ होंगे, ये किस बात पे निर्भर करता है? टर्नओवर की लिमिट पे। और इसी टर्नओवर की लिमिट को टेक्निकल शब्दों में, जीएसटी की शब्दों में क्या वर्ड यूज किया गया? थ्रेशोल्ड लिमिट। यानी ये थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर का मतलब क्या? टर्नओवर की वो लिमिट अगर वो क्रॉस हुई तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अगर क्रॉस नहीं हुई तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अब ये टर्नओवर की लिमिट कितनी हो, ये कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। जैसे एक रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में हम बहुत डिटेल में इन टर्नओवर की लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपकी जानकारी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सर्विस देने वाले के लिए, सर्विस सप्लायर के लिए, सर्विस सप्लायर का मतलब हो गया, सर्विस सप्लायर का मतलब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक सैलून चलाता है। ठीक है, सैलून चलाता है, ये सर्विस देता है आपको। इसके लिए टर्नओवर की लिमिट क्या है? 20 लाख। अगर इस सैलून का टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस हुआ तो क्या होगा? सैलून ने टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया। क्रॉस करते ये क्या बन गया? मोटू सेठ। अब क्या करना पड़ेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर टर्नओवर कितना है? 20 लाख तक, तो आप कौन है? छोटू सेठ, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह जैसे किराने का व्यापारी होता है, जो व्यक्ति एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करता है, उसके लिए लिमिट कितनी है? 40 लाख। अगर किराने के व्यापारी का टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया तो मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 40 लाख तक टर्नओवर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अब ये टर्नओवर की लिमिट 20 लाख हो, 40 लाख हो, 10 लाख हो, ये कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। और अगर काउंसिल की बात सरकार को समझ में आई तो सरकार इसे नोटिफाई कर देगी। ठीक है, तो आप देखें यहां पर ये जो शब्द लिखा है, अपने नोट कॉपीज में लिखिए, ये शब्द, ये वर्ड लिखिए, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर। ये थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, और इसका मतलब लिखिए limit of the turnover for the purpose of
जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, टर्नओवर की लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, अगला मैटर जिसके ऊपर काउंसिल रिकमेंडेशन देता है, आरओजीएसटी। आरओजीएसटी स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ जीएसटी। क्या लिखा है? रेट ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स। रबर बैंड समझते हैं? बैंड, ठीक है। रबर बैंड को जब हम, इलास्टिसिटी होती है रबर बैंड में, जब हम खींचते हैं तो एक रेंज होती है रबर बैंड की, मतलब एक रबर बैंड को खींचा तो शायद इतना हो जाएगा। सो व्हाट इज दैट? रेट ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग फ्लोर रेट विद बैंड। फ्लोर रेट का मतलब सबसे लोअर साइड, ठीक है। और जीएसटी रेट ऊपर कितनी जा सकती है? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जीएसटी रेट 0% है, 5% है, 12 है, 18 है, 28 है। तो जीएसटी रेट का बैंड कहां तक एक्सटेंडेड है? 28% तक। एंड व्हाट इज द फ्लोर रेट? 0%। सबसे कम 0 और हाईएस्ट 28। इसके बीच में कहीं भी जीएसटी रेट फॉल करेगी। और कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी रेट कितनी हो, ये कौन रिकमेंड करेगा? काउंसिल। जैसे अभी वो पॉपकॉर्न वाली बात हुई थी, तो जब जैसे जीएसटी काउंसिल ये बोल रहा है कि प्लेन सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे 5% होगा और जो कैरेमलाइज्ड है उनके ऊपर 12% होगा। 13 तो नहीं बोला, 13.5 तो नहीं बोला, 11.5 तो नहीं बोला। क्यों? क्योंकि काउंसिल जो रिकमेंडेशन दे रहा है वो किसके बीच में देगा? बैंड, रेंज के बीच में। इसी रेंज के बीच में जीएसटी रेट फॉल करेंगी, ठीक है। तो ये जीएसटी रेट कौन से प्रोडक्ट पे कितनी होगी, इस बारे में भी कौन रिकमेंडेशन देता है? काउंसिल, ई, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें? ठीक, जो लोग ऑनलाइन है उनको किसी को कुछ पूछना है? ज्वेलरी के ऊपर प्रेजेंटली 3% है, हाईएस्ट रेट 28% है, बाकी और कोई रेट नहीं है, ठीक है। एनी स्पेशल रेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड फॉर एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी समझते हैं? हाँ, प्राकृतिक आपदा, अर्थक्वेक, फ्लड, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए केरला में बहुत सारा फ्लड आया, तो अब सरकार को पैसा चाहिए ना, उन लोगों को कहाँ से सरकार मदद करेगी? तो सरकार उस नेचुरल कैलेमिटी वाले प्रोसेस में, उस दौरान, उस पीरियड में क्या करती है? एक पर्टिकुलर तरीके की लेवी, एक पर्टिकुलर तरीके का एडिशनल टैक्स लगा देती है। तो उस परिस्थिति में कौन सा टैक्स लगना चाहिए, पर्टिकुलर रेट, उस केरला फ्लड को मीट आउट करने के लिए, वो भी कौन रिकमेंड करेगा? काउंसिल। तो काउंसिल क्या करता है? कोई भी स्पेशल रेट रिकमेंड करता है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। ये स्पेसिफाइड पीरियड क्यों लिखा है? जितने दिन वो फ्लड रहेगा उतने समय लगेगा। फॉर एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी। फॉर एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी मतलब सरकार को पैसा चाहिए, एडिशनल रिसोर्स चाहिए, और ये भी कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। देखो, डिपेंड करता है सरकार किस तरीके से लगाना चाहती है। यूजुअली सेस के फॉर्म में ही लगता है। जैसे केरला फ्लड सेस लगा दिया, कोविड सेस लगा देते हैं, ठीक है। पर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पर्टिकुलर समय के लिए जीएसटी रेट को एक्सटेंड भी कर देती, 5 से 12 कर देगी। तो नहीं, अगर स्पेशल लेवी इस तरीके से लगानी होगी तो सेस के फॉर्म में ही लगाएगी, ठीक है। समझ में आए? एफ तक कोई डाउट? जी, स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सतनाम क्यूब। ये क्या है सतनाम क्यूब? समझते हैं वो 7 सिस्टर्स, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। ये क्या है? 7 सिस्टर्स। ठीक है, 7 सिस्टर्स जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक रिलैक्सेशन, ये भी कौन रिकमेंड करता है? काउंसिल। इन पर्टिकुलर स्टेट्स को अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस काउंसिल रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, सतनाम क्यूब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर और कोई अगर स्पेसिफिक स्टेट अगर रिकमेंड करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इन स्टेट्स को अपलिफ्ट किया जाए, तो इनके लिए काउंसिल क्या करता है? स्पेशल प्रोविजंस रिकमेंड करता है। ठीक है, ये सतनाम क्यूब आप लिख लो एक बार नाम सारे, जैसे मैंने लिखे ना। नोटेड? ठीक है, नोट का सबने नोट कर लिया? विनीत, जो लोग ऑनलाइन हैं, लोअर को, आक्षी लोअर को फ्लोर रेट बोलेंगे, है ना, लोअर वाले को फ्लोर रेट बोलेंगे। सिक्किम को इसमें कवर करते हैं, इसीलिए इनको नाम सतनाम क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, 7 सिस्टर्स तो इन्हीं को बोलते हैं, हाँ, बट सिक्किम भी है ना, इसीलिए इसको सतनाम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न 7। ठीक है, चलो नाउ ए से लेके जी तक क्या है? जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस हैं। इन मैटर्स पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन दे सकता है। अगर रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को ठीक लगती है तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ के देखो, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? ऐसे कुछ हमने बात की थी क्या? की थी ना कि जीएसटी काउंसिल ही वो तारीख रिकमेंड करेगी जब इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, लेकिन काउंसिल क्या करेगी? वो तारीख केवल रिकमेंड, केवल सलाह देना है कि हमें लगता है कि इस तारीख से जीएसटी, इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। ठीक है, ये चौथा जो पॉइंट है ना, ये इंग्लिश लिखी हुई है, मतलब सामान्य बात को अंग्रेजी में विचित्र प्रकार से कहा गया है, बाकी कुछ नहीं है। यानी जो काउंसिल है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मींस वन नेशन वन टैक्स। इस बात को रिकमेंड कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। और कारण, सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक हार्मोनाइज्ड मार्केट बने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनाइज्ड मार्केट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आपको डेल का लैपटॉप लेना है या लिनोवो का, ठीक है, तो आप कैसे चूज करोगे डेल खरीदें या लिनोवो खरीदें? फीचर्स, प्राइस, वारंटी पीरियड, फीचर्स, प्राइस, जीएसटी रेट के बेसिस पे कंपेयर करोगे क्या? क्यों? वो तो एक ही है। आपने डिसाइड किया कि डेल का लैपटॉप हम खरीदें, मान लेते हैं,
राजस्थान से खरीदोगे या हरियाणा से खरीदोगे, और कहीं से भी खरीदेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट वाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीएसटी रेट सब जगह सेम है। तो ये क्या हुआ, पूरा इंडिया वन नेशन वन टैक्स एक नेशनलाइज मार्केट बन गया ना। यानी कोई प्रोडक्ट राजस्थान से आप खरीदें या गुजरात से आप खरीदें या मध्य प्रदेश से आप खरीदें, जीएसटी रेट के बेसिस पे कोई फर्क नहीं है। सो ये क्या, ये किसने रिकमेंड किया, काउंसिल ने, कि इंडिया में वन नेशन वन टैक्स जैसा मार्केट होना चाहिए, हार्मोनाइज्ड समान स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। और पता है ये क्या होता है, आपने घर में कभी ऐसा शब्द सुना है मीठे खर्चे, सुना है मीठे खर्चे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीठे खर्चे? नहीं, मीठे खर्चे मतलब नहीं सुना, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मीठे खर्चे? मीन्स ऐसे खर्चे जो बहुत ज्यादा गिनती में नहीं आते, बट दे इंक्रीज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंटेंशनली अनइंटेंशनली। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका नेट का रिचार्ज, ठीक है, आपका अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें जैसे मान लो कि वो बोले कि नहीं नहीं शुगर नहीं खाएंगे ना, शुगर फ्री खाएंगे घर में। शुगर फ्री होना कुछ नहीं है, जो शुगर से होना है वो शुगर फ्री से भी हो जाना है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बट हम क्या करते हैं, फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग के नाम पे छोटी छोटी चीजें हम एड ऑन करते चले जाते हैं, ठीक है। सो ये जो आप कहते हैं ना कि खाने पीने की चीजों पे सरकार ना या मार्केट इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता है, बहुत अच्छे से समझता है। मतलब केचप तो हमारे घर में होनी ही चाहिए, मेयोनीज तो हमारे घर में होनी ही चाहिए, हफ्ते में एक बार चीज तो हमें खाना है, दही नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, पर चीज तो खाना ही है। सो व्हाट इट इज। और इन चीजों पे सरकार क्या करती है, टैक्स इंक्रीज करती जाती है। बोले कि क्योंकि ये तो आपको जब आप चीज अफोर्ड कर सकते हो तो आप टैक्स भी अफोर्ड कर सकते हो। मैंने क्या बोला उस दिन, जब आप हाँ आइनॉक्स में जाके कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न ही आपको खाना है, जब आप 500 रुपए का वो पॉपकॉर्न का टब खरीद सकते हो, तो सरकार बोलती फिर हमको 18% देने में क्या परेशानी है। जब आप 2500 रुपए की शर्ट पहन सकते हो, आप एक ब्रांडेड जैकेट खरीद के ला सकते हो 5000 की, 8000 की, 4000 की, तो बोले फिर क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर 5% लग भी जाए तो। ये इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि हम ना वो सुबह से उठ के रात के सोने तक बस गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते चले जाते हैं और सरकार को टैक्स देते चले जाते हैं। हर चीज, मतलब आप सोचिए कि जिसे हम कहते हैं ना कि दिस इज अ गुड वे ऑफ लिविंग, उस हर गुड वे ऑफ लिविंग में टैक्स है। मतलब सर, जिस बेडशीट पे आप सोते हो, जिस जग और बाल्टी से आप नहाते हो, जिस शैम्पू साबुन को आप यूज करते हो, हर चीज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स है। और जितना हाई प्रोफाइल चीज आप खरीदोगे, टैक्स का बर्डन भी उतना ही बढ़ेगा। आप 200 रुपए का शैम्पू का बॉटल यूज करो, या आप 3000 का शैम्पू का बॉटल यूज करो, या 500 का शैम्पू का बॉटल यूज करो, ठीक है। हेयर कट भी 1000 रुपए वाला कराओगे तो भी उस पर 18% जीएसटी। बोले पड़ोस वाले नाई से नहीं कराना 70 रुपए में, स्टाइल खराब कर देता है वो, है ना। सैलून में जाएंगे वो 200, 250, 300, 500, 1000 रुपए तक ले लेता है। कई बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जैसे कभी बार जैसे भाई हम जाएंगे ना सैलून में, तो हमारे पास तो भगवान ने बाल दीम कटवा के आएंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे मैंने देखा कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके सर पे बाल नहीं होते हैं, तब भी वो प्रॉपर हेयर कट कराते हैं और अच्छा खासा पैसा देते हैं। सो ठीक है, इट्स अ जोक अपार्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट। मतलब जितना आप खर्चा अपने ऊपर करोगे, जो सर्विसेज, जो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो, वो सब क्या है, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। यानी हम क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से निकाल के पैसा देते जा रहे हैं कि ना, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे आज की आखिरी बात, जीएसटी काउंसिल जो है। अब ऐसे मान लो जीएसटी काउंसिल क्या एक कमिटी है,
ठीक है, जैसे हम सब हमने काउंसिल बनाई हुई है, हमारी सबकी एक कमेटी को जीएसटी काउंसिल कह दो। अब जीएसटी काउंसिल में मैं कौन हूं? चेयरपर्सन, ठीक है, और आप सब कौन हो? मेंबर्स। हम सब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें सरकार को रिकमेंडेशन देनी है, ठीक है। अगर हम सबको रिकमेंडेशन की पावर दे दी जाए तो फिर क्या होगा? मैस हो जाएगा सब, है ना। आयुषी अपनी कोई बात बोलेगी, बोले बाकी सब नहीं पता है, ठंड को कम करो सबसे पहले ठीक है, केशव कोई और बात बोलेंगे, ठीक है, विनीत कोई और बात बोलेंगे। अगर हर व्यक्ति इस तरीके से रिकमेंडेशन देने लगा तो फिर तो सरकार को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जीएसटी काउंसिल की जो कमिटी होती है, उस कमिटी में क्या करते हैं? रिकमेंडेशन, फाइनल रिकमेंडेशन सरकार के पास जाएगी। फाइनल रिकमेंडेशन मतलब हम सब अपनी अपनी बात कहेंगे, फिर हम सबके बीच में एक वोटिंग कराई जाएगी। किस बात के लिए? हाँ, कि मेजॉरिटी जो बात बोल रही है वही रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी जाए। हम सब डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, हम फाइनल रिकमेंडेशन के ऊपर वोटिंग कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो अब जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आधे मेंबर्स कोरम बनाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरम? आप कंपनी लॉ में भी ये शब्द पढ़ेंगे जब आप मीटिंग्स पढ़ेंगे। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ members present for conducting a meeting। यानी किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए कम से कम कुछ लोग होने चाहिए। वो क्या कहलाते हैं? कोरम। बिना कोरम के मीटिंग नहीं होती। ये आप कंपनी लॉ में भी पढ़ेंगे, बहुत जगह पढ़ेंगे। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कोरम कितने मेंबर बनाएंगे? आधे। यानी जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से कम आधे तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में प्रेजेंट होने ही चाहिए, ठीक है। अब कौन होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना वोट है? 1/3, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को 2/3। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके पास 2/3 वोट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास 1/3 वोट होगा। और काउंसिल में फाइनल डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? 3/4। जैसे मान लीजिए हमने एक मुद्दा रखा, ठीक है, हम सारे मेंबर्स में से 3/4 वोट अगर उस मैटर के फेवर में आ गए तो हम बोलेंगे यही वो रिकमेंडेशन है जो गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोरम कितने लोग बनाएंगे? आधे मेंबर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी वोटिंग होगी? 1/3। स्टेट के पास 2/3। और मीटिंग में फाइनल डिसीजन लेने के लिए 3/4। फाइनल डिसीजन का मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं, फाइनल डिसीजन का मतलब कौन सी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो काउंसिल है वो एक मैकेनिज्म स्टेब्लिश करता है ताकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। सो दिस इज अ जीएसटी काउंसिल। हमने जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कितने लोग, कौन इसका चेयरपर्सन होगा, मेंबर्स कैसे होंगे, ये हमने बात पढ़ी। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बोलो। मीटिंग कब होती है? ठीक है, ऐसी